देखो आज हम लोग इसका मशीनिंग करेंगे। एक पीस है, इसमें होता क्या है कि इसमें आपको मटेरियल कैसा मिलेगा। ये वाला डायमीटर आपको यहाँ तक मिलेगा, फुल डायमीटर मिलेगा। कहाँ तक? ये डायमीटर यहाँ तक आपको मिलेगा और ये डायमीटर फुल मिलेगा। तो इसमें होता क्या है कि ये स्लॉट मारना होता है, इस पर ड्रिल मारना होता है, तो उसका सेटअप ऐसा लगता है। ठीक है, एक सेटअप ऐसा हो जाता है। दूसरा सेटअप हमारा ये होता है, तो इसमें ये डायमीटर इधर तक होता है फुल, तो हमें ये प्रोफाइल बनानी होती है, ये स्लॉट बनाना होता है, ये प्रोफाइल बनानी होती है। तो अब हम क्या करते हैं, ये सेटअप तो बना लोगे ना, कि इसका भी बताएं? नहीं, वो बन जाएगा सर। ठीक। इसमें होता क्या है कि जॉब को ऐसा पकड़ लो या कैसा भी, जॉब को चक पे पकड़ना होता है। ठीक है, और ये सेटअप पहले आपको करना होगा, ताकि जब आप ये सेटअप बनाओगे तो आप वॉइस में भी इसको पकड़ सकते हो या ये बोल्ट से भी ले सकते हो। तो इन बोल्ट के रेफरेंस में ये प्रोफाइल ऐसा आना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि पहले आप ये प्रोफाइल बना दो, फिर ये होल का पोजीशन इसके इस साइड आ जाए। तो पहले क्या करना पड़ता है, ये सेटअप पहले बताना पड़ता है, फिर इसको और इसको वॉइस में पकड़ लेते हैं, और ये टॉप रहता है, ऐसे 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 इसको मशीनिंग कर लेते हैं। अब इसमें क्रिटिकल कुछ नहीं है, क्रिटिकल ये है कि इसमें जो वो होता है कि यहाँ पे हमें शार्प एज बनाना होता है। तो इसमें हम दो 3D के टूल पाथ देखेंगे और सरफेस एक्सटेंशन देखेंगे कि ये सरफेस हमको कैसे बाहर निकालना है। ये इसलिए हम लोग इस मॉडल का प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी मैं सिलेक्ट किया, मॉडल के ऊपर राइट क्लिक, एडिट, ट्रांसफॉर्म। देखो मैंने दोनों मेथड आप लोगों को बता के रखा है, या तो मॉडल आप रोटेट करके कर लो या आप वर्क प्लेन को रोटेट करके कर लो। जो आपको सूटेबल लगे वो आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको सिलेंडर दे दूं तो बेटर रहेगा, लेकिन सिलेंडर देखो इस फॉर्म में आ रहा है। तो अभी मैं इसको बॉक्स देता हूं। ठीक है, एक्सेप्ट। बॉक्स देने के बाद हम इसका वर्क प्लेन क्रिएट करने के बाद इसको सिलेंडर फॉर्म में कर देंगे। अभी मुझे जॉब को ऐसा लगाना है। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने रोटेट करके रख लिया। वर्क प्लेन पे ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वर्क प्लेन एडिटर पे जाएंगे, स्वैप एक्सिस पे जाएंगे, पहला सिलेक्ट करेंगे वो जेड बनेगा, मैंने जेड बना दिया। दूसरा सिलेक्ट करेंगे वो एक्स बनेगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट। अब इस वर्क प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर दो और अभी टॉप करो। अभी टॉप हो गया। ये हम क्या करेंगे, वॉइस में पकड़ लेंगे। ठीक, और आराम से मशीनिंग कर लेंगे। कोई फिक्चर विक्चर कोई नट बोल्ट पे लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक देखो अभी बॉक्स के फॉर्म में, अभी अगर इसको सिलेंडर के फॉर्म में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको सुटेबल लगे उस फॉर्म में रख सकते हो। एक्चुअली ये जो नीचे का डायमीटर का हमें ये दे रहा है, जो ब्लॉक दे रहा है वो नीचे के डायमीटर का दे रहा है। तो अब मुझे ये वाले डायमीटर का ब्लॉक चाहिए। तो अपने पास दो मेथड है कि एक तो मैं इस डायमीटर को मेज़र कर लूँ, 75 डायमीटर है। ठीक है, अब हम ब्लॉक में जाके डायमीटर को 75 डाल दें। एक मेथड ये है। अभी अगर मुझे डायमीटर नहीं मेज़र करना, मैं चाह रहा हूँ कि डायमीटर ऐसे ही आ जाए बिना मेज़र किए, तो हम ब्लॉक पे जाएंगे, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इतने को सिलेक्ट करेंगे और ब्लॉक को कैलकुलेट कर देंगे। देखो डायमीटर आ गया। ओके, अभी हम इसमें रफिंग करते हैं। और देखो रफिंग के लिए हम मॉडल एरिया टूल पाथ नहीं चलाएंगे, हम इतना बड़ा टूल सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल का मैक्सिमम साइज ये है। तो हम अगर यहाँ से जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है 18, हम अगर 20 का भी कटर चला देंगे ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे मटेरियल हमारा नहीं बचेगा, निकल जाएगा।
सर चल जाएगा। तो हम 20 का कटर चला दें या 25 का चला दें या 35 का चला दें, कोई सा भी कटर हम कांस्टेंट जेट के इंटरपोलेशन पे चला देंगे, तो हमें मॉडल एरिया का टूल पाथ चलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैं इसमें एक कटर ले लेता हूँ 20 का R1। बीस का R1, 20 नंबर पॉकेट में 3 इंसर्ट, 20 का R1 और मेरे पास 150 mm है। एक्सेप्ट। कांस्टेंट जेट का टूल पाथ ले लेंगे, ब्लॉक कैलकुलेटेड बाद में हम लोग एडिट करेंगे जो भी जैसा ज़रूरत पड़ेगा। अभी मैं इसको टूल दे दिया, लिमिट में एज कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, स्पाइरल चलाएंगे। अभी मैं 0.2 का टॉलरेंस रखता हूँ और रेडियल एक्सियल में 0.2 रख देता हूँ, ज़्यादा नहीं रखेंगे। 0.3 का कट देंगे, 20 का कटर 0.3 का कट आराम से लेगा। रैपिड पे जाएंगे, रैपिड को कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे 160 150 जो भी आपको देना है अपने क्लैंप और होल्डिंग के हिसाब से आप दे सकते हो। बाकी लीड इन लीड आउट सब कुछ देंगे, पहले कैलकुलेट करते हैं। अब देखो हमारा टूल पाथ नीचे तक आ रहा है, यहाँ तक ना आए उसके लिए मैं क्या करूँ, मैं इसको नीचे तक ब्लॉक ही नहीं देता हूँ। ब्लॉक देखो कहाँ तक है अभी 107 mm तक नीचे ब्लॉक है। हम एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेट 57, इसको लॉक कर देंगे। अब हमारा ब्लॉक 57 से नीचे नहीं है और कैलकुलेट। डायमीटर हमारा क्या है 75 लॉक। डायमीटर को लॉक करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। इसको क्लिक करेंगे, कैलकुलेट 75। और अभी देखो ये क्या है कि अगर मैं शो करके दिखाऊं तो ये 57 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको जेट की पोजीशन को 0 पे लॉक करना है। ठीक, अभी देखो हो गया। अभी हम क्या करें, अगर एक आध mm हम इसको डायमीटर बढ़ा दें ताकि हमारा टूल हमारा इजीली इधर से पास हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अभी कैलकुलेट कर दो। ये एक पास क्यों आ रहा है मालूम है, ये जब आप जेड में स्टॉक डालोगे तो ये पास आता ही आता है। इसको मैन्युअली डिलीट करना पड़ता है या आप ये वाली सरफेस को बाहर एक्सटेंड करो। दो अपने पास तरीके हैं। मैं साथ साथ पावर सेव भी ऑन कर लेता हूँ क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ेगा। अब हमारे पास दो रास्ते की ये टूल पाथ ना जनरेट हो। ये जो टूल पाथ चल रहा है ये इस सरफेस पे नहीं आ रहा है, इसी सरफेस पे है। देखो इसके ऊपर राइट क्लिक करके सिमुलेट फ्रॉम ईयर किया और रेडियस की वजह से देखो इसी सरफेस पे, बट ये क्या बाहर हटके है इसलिए लग रहा है कि ये नीचे काट रहा है, वो नीचे नहीं काट रहा है। और अगर टूल पाथ का मशीन का पोजीशन भी अगर हम चेक करें अपने एक्टिव वाले वर्क प्लेन से तो देखो सेम पोजीशन आएगा 56.994, मतलब केवल 6 माइक्रोन कम। और मतलब 57 ये है, ये 57 है और उसमें भी 6 माइक्रोन ये कम जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि गलत काट देगा, कुछ एक्स्ट्रा काट देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक एक्स्ट्रा पाथ जनरेट कर रहा है। तो इसको या तो डिलीट कर दो, एडिट में जाके सिलेक्ट करके एडिट में जाके और डिलीट सिलेक्टेड कर दो। एक तरीका डिलीट करने का ये है, या तो उसके ऊपर टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करके इसके ऊपर एडिट पे जाओ और डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट कर दो, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, हम ये सरफेस को इतना बड़ा कर दें बाहर की ओर कि यहाँ पे टूल पाथ जनरेट ही ना हो। तो देखो बड़ा करने वाला भी कॉन्सेप्ट देख लो। मैं इस वाली सरफेस को राइट क्लिक करके कॉपी किया और आगे पावर शेप में ये कैंसिल कर दो और यहाँ पे आके पेस्ट किया। हमारा सरफेस किधर गया, ये है। आउटर एज पे क्लिक करेंगे और सरफेस टैब में आके एक्सटेंड सरफेस पे जाएंगे और प्रीव्यू देखेंगे। ओके ठीक है, अप्लाई। अब इसी सरफेस के ऊपर राइट क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे
और पावर मिल में आके मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। बाहर कहीं पे राइट क्लिक करके पेस्ट करने का आप कोशिश करोगे तो पेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मॉडल के ऊपर ही आप रहोगे, कर्सर रखोगे तो पेस्ट करने का ऑप्शन देगा। अदरवाइज़ आप इस मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट न्यू मॉडल कर सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे वो कर सकते हो। अभी आप इस टूल पाथ को रिकैलकुलेट अगर आप करते हो तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ जनरेट होके आ रहा है ये नहीं आएगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा तभी रीजनरेट होगा। जैसे मैंने क्या किया, 2500 RPM और 3000 का कटिंग फीड दिया। अब देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये पाथ जनरेट नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, हाँ ये सरफेस का हो गया। अब इसका क्या करो, सिमुलेशन देख लो कि क्लॉकवाइज है कि नहीं है, ठीक है। रोटेशन भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें 25 का कटा तो चला दिया। अब हमें क्या करना है, देखो और इसमें थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए क्या करते, ब्लॉक को 1 mm ऊपर कर देते अगर, तो थोड़ा सा टूल पाथ ऊपर से चल के आता तो और फिनिशिंग बनाता है ये, और ज़्यादा टूल पाथ और एरिया कवर कर लेता। देखो अभी और एरिया कवर कर लिया, जो कि जितना पॉसिबल हो सके उतना एरिया हमें कवर कराना था। अब इसको हम क्लोज किए, ये तो हमारा हो गया रफिंग। रब के बाद इसको मैं अभी, हाँ देखो इसमें थोड़ा सा सुधार करना था। सुधार ये करना था कि इसमें लीड इन लीड आउट देना है, ठीक है, क्योंकि काटते काटते सीधा टूल ऊपर उठ जाएगा तो वॉल पे इम्प्रेशन आ जाएगा। तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल आर्क इसको दे दो तो क्या करेगा, अपने आप को बाहर की ओर शिफ्ट कर लेगा। टूल पाथ कनेक्शन में जाएंगे, लीड इन पे जाएंगे और फर्स्ट चॉइस में इसको दे देता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल आर्क। और यहाँ पे एंगल दे देता हूँ कोई सा भी, 90, 60, 30 कुछ भी एंगल दे दो, मैं 60 दे देता हूँ। और जस्ट 1 mm इनफ है। सेम लीड आउट फर्स्ट एंड लास्ट पास में चाहिए तो इसको चेक कर देंगे, सेम लीड आउट कर देंगे, अप्लाई एक्सेप्ट। ये देखो टूल बाहर से चला गया। जब टूल बाहर उठ रहा है तो देखो जब ऊपर उठेगा तो टूल बाहर हो जाएगा, तो इस वाली वॉल पे कोई इम्प्रेशन नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ लिंक्स को सही करना था। लिंक्स स्ट्रेट, तो कोई सिंगल पीस है तो सेकंड चॉइस का कोई मीनिंग बनता नहीं है, तो हम स्ट्रेट कर देते हैं और स्किम कर देते हैं, अप्लाई, ठीक है। ये तो हो गया रफिंग। अब हम इसका कर देते हैं सेमी फिनिश कर देते हैं। अब देखो फिनिश कितने एरिया को करेंगे, फिनिश करेंगे केवल ये स्ट्रेट एरिया, ये एरिया। बाकी ये एरिया को हम छोटे, जो भी जैसा छोटा कटर है, जो भी कटर का रिक्वायरमेंट होगा उससे करेंगे। तो चाहो तो पहले इसको फिनिश कर लो या चाहो तो इसको फिनिश कर लो। हमें यहाँ पे शार्पेज बनाना है तो पहले ये फिनिश करना सही रहेगा कि ये फिनिश करना सही रहेगा। पहले वॉल को फिनिश कर लेते हैं सर, उसके बाद ऊपर का करेंगे तो शार्पेज अच्छा बनेगा। अभी इसके अगर उल्टा सोचो, इसके अगर हम उल्टा सोचें, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये टूल जब ऐसे ऊपर से बॉल कट, देखो बॉल कटर चलाना पड़ेगा। जब बॉल कटर चलते चलते यहाँ पे कहीं पे आएगा तो हो सकेगा कि इस वाली एज को ब्लेंड कर देगा, यहाँ पे हल्का रेडियस मोल्ड बना देगा, शार्पेज यहाँ पे नहीं बना पाएगा। अभी इसमें स्टॉक है 0.2, ये वॉल पे 0.2 स्टॉक है। अब अगर हम ये प्रोफाइल पूरा बना दें फिर ये 0.2 हम काटेंगे तो शार्पेज अपने आप बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा कांस्टेंट जेट का टूल पाथ तो सीधा सीधा चलेगा, यहाँ से पकड़ेगा तो ये शार्पेज आ जाएगा। और आपका जो कॉन्सेप्ट है, पहले इसको बना लें, इसको वॉल को बना लें, फिर इसको बना लें, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली सरफेस जो है इसको बाहर एक्सटेंड करना पड़ेगा तो ही शार्पेज आएगा। आप अगर सोचो कि इसको हम बाद में बना लें और ये शार्पेज आ जाएगा तो नहीं आएगा। तो शार्पेज लाने के लिए हमें ये सरफेस को बाहर एक्सटेंड करना पड़ेगा तो शार्पेज आएगा। और अगर मुझे शार्पेज, अगर मैं पहले ये बना लूँ फिर ये बना दूँ तो 0.2 मटेरियल है, जैसे बहुत ज़्यादा रेडियस बनाएगा 0.1, 0.15 का बनाएगा।
और हम जैसे ये पॉइंट टू मटेरियल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये हम इंडमिल से निकालेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारपेज आ जाएगा। तो हम सिंपल वाला काम नहीं करेंगे, हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि हमें सरफेस एक्सटेंड करना वगैरह सीखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वॉल को फिनिश कर देंगे, फिर हम इसको करेंगे, ताकि मुझे आपको बताना सरफेस एक्सटेंड करना, दोनों कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं ये वाली वॉल को फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। देखो, तो मैं क्या करता हूँ, इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री ले लेता हूँ। देखो, अगर मैं कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री नहीं लेता हूँ तो देखो समस्या क्या होगी। पहले यही टूल पाथ को मैं क्या कर देता हूँ, एक कॉपी करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ 2 नंबर वॉल फिनिश। अब इसमें मैं डालूंगा एंड मिल 10 का या 16 का, कोई सा भी 16 का डाल देता हूँ ताकि वाइब्रेट नहीं करेगा, लंबा रहेगा। तो 16 नंबर पॉकेट में 4 फ्लूइड है और मेरे पास 100 mm लेंथ पे 100 और 150 दोनों है। 16 का इंड में और अभी मैं स्टॉक 0 कर देता हूँ और टॉलरेंस 0.1 और कट 0.3 चलेगा। और एक बार कैलकुलेट करो, देखो अब देखो, मुझे जो टूल पाथ चाहिए वो इस प्रोफाइल का टूल पाथ नहीं चाहिए। कौन सा? ये जो हमारी प्रोफाइल है, ये जो प्रोफाइल है, इसका टूल पाथ मुझे नहीं चाहिए। तो मैं डिलीट करूं या मैं बाउंड्री दूं, तो मैं बाउंड्री दे देता हूं। इसको सिलेक्ट किया, क्रिएट बाउंड्री यूज़र डिफाइन। अभी मैं इसमें यूज़र डिफाइन भी दूंगा और फिर कॉन्टेक्ट पॉइंट भी दूंगा, दोनों में डिफरेंस देखना, फिर आप बताना कौन बेटर है। सेटिंग पे जाएंगे, एडिट मोड को इनेबल करेंगे, लिमिट पे जाएंगे, बाउंड्री दे देंगे और कीप आउटसाइड कर देंगे। बाउंड्री के इनसाइड नहीं चलाना है, आउटसाइड चलाना है। कैलकुलेट, यूजर डिफाइंड बाउंड्री काम आया? नहीं आया ना, इसका भी टूल पाथ बनाया। अब मैं अगर इस पे कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री दे दूं, देखो इसी यूजर डिफाइंड को मैं कॉन्टेक्ट पॉइंट में कन्वर्ट कर देता हूं। क्रिएट बाउंड्री, कॉन्टेक्ट पॉइंट और बाउंड्री से मैं बाउंड्री बना दूंगा। 1 नंबर बाउंड्री जो यूजर डिफाइंड की है उसको 2 नंबर की बाउंड्री कॉन्टेक्ट पॉइंट में कन्वर्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट, 2 नंबर की बाउंड्री आ गई कॉन्टेक्ट पॉइंट में। सेटिंग पे जाएंगे टूल पाथ के और एडिट पे जाएंगे, लिमिट में जाके बाउंड्री को चेंज कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। अभी जनरेट हुआ क्या? बाउंड्री का डिफरेंस समझ में आया? जी सर। तो जब कभी सारपेज बनाना है और मुझे यूज़र डिफाइन बाउंड्री क्या करता है कि वो Z0 से टूल पाथ चलाने की कोशिश करता है, इसलिए कभी कभी मैं यूज़र डिफाइन बाउंड्री बहुत कम यूज करता हूँ, केवल रफिंग में यूज करता हूँ, बाकी मैं यूज़र डिफाइन बाउंड्री यूज नहीं करता हूँ। रीज़न ये है कि जैसा चाहो वैसा होता नहीं है। अभी कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री देखो उसी पोजीशन पे वही बाउंड्री है और वही पोजीशन पे वही बाउंड्री यूज़र डिफाइन थी, बट दोनों का बिहेवियर चेंज था। अब देखो मैं दोनों के टूल पाथ तो आपने देखे ही होंगे। मैं अभी देखो इस पे भी इसका भी एक टूल पाथ दिखा देता हूँ आपको। ये देखो बाउंड्री सेम जगह पे है, सेम बाउंड्री है, बाउंड्री में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री भी कॉपी है यूज़र डिफाइंड बाउंड्री का। दोनों सेम बाउंड्री है, सेम पोजीशन पे सेम प्रोफाइल है और दोनों का टूल पाथ वेरिएशन देख लो। मुझे चाहिए ये वाला टूल पाथ चाहिए ना, ये स्मूथ टूल पाथ, ना कि मुझे ये चाहिए। तो इसलिए बाउंड्री का नॉलेज होना ज़रूरी है और कब कौन सी बाउंड्री यूज करना है वो प्रैक्टिकल से भी आएगा और मैं जो बता रहा हूँ बताने से भी आएगा और प्रैक्टिकल से ज़्यादा आएगा।
जस्ट देखो केवल बाउंड्री मैंने चेंज किया और जो मुझे टूल पाथ चाहिए तो वही मिला मुझे ये अनवांटेड ट्रैवल नहीं चाहिए थे। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इनको बना के फिर इनको डिलीट सिलेक्टेड करेंगे और डिलीट करेंगे। मैं क्यों ऐसा करूं? सॉफ्टवेयर ने जब फीचर दिए हैं हमें कि ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, तो मैं क्यों ये सब करूं? इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी बाउंड्री का चुनाव करें ताकि हमें वो सब समस्या आए ना। तो मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं जो कॉन्टेक्ट पॉइंट बाउंड्री यूज किया वो टूल पाथ रखता हूँ। ठीक है, ये फिनिश हो गया। अब देखो इसमें कमी है थोड़ी सी, उसके चक्कर में मुझे एक टूल पाथ बढ़ाना पड़ जाएगा। क्यों? देखो ये सरफेस का डेप्थ कितना है, 0 से 57, और ये हमारा टूल पाथ कितना जा रहा है, 57 में 3 माइक्रोन कम। ठीक है, अब 3 माइक्रोन मटेरियल उड़ाने के लिए या तो मैं इसमें फेसिंग का प्रोग्राम दूं, फेस का प्रोग्राम दूं, या मैं इसी टूल पाथ में एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर दूं, मशीन डाउन टू फ्लैट। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉलरेंस मांगेगा, यहाँ पे आपको मिनिमम टॉलरेंस देना है, और जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो टूल पाथ 57 चला जाएगा और 3 माइक्रोन जो कम जा रहा था वो भी चला जाएगा। बट देखो 3 माइक्रोन कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर इसको मशीनिंग करोगे ना तो आप किससे चेक करोगे 3 माइक्रोन की डेप्थ की, 3 माइक्रोन की इसमें कमी है? आपके पास वर्नियर होगा, वर्नियर होगा, या आपके पास डेप्थ मापने के लिए मशीन पे लगा होगा, वो तो 1 माइक्रोन पे आपको बताएगा। बाकी आप खोल के दे दोगे और CMM के अलावा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इसको बता पाए कि 3 माइक्रोन इसका डेप्थ कम है कोई इंस्ट्रूमेंट जो बता पाएगा? बताओ। लगा के हो सकता है क्या? डायल लगा के हो सकता है 1 माइक्रोन का। मैं कह रहा हूँ मशीन पे चेक हो जाएगा, डायल लगा के मशीन पे चेक हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ ये जॉब खोल के दे दो QC पर्सन को, और बिना CMM के क्या वो चेक करके बता देगा कि 3 mm कम है, 3 माइक्रोन कम है इसमें हाइट डेप्थ, और ऐसी प्रोफाइल से कभी नहीं मेजर कर पाएगा। 3 माइक्रोन बता ही नहीं पाएगा 3 माइक्रोन कम है। 3 माइक्रोन कैसे मापेगा मालूम है? 3 माइक्रोन आप जिस भी आपका इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसका एक्यूरेसी 1 माइक्रोन हो, ठीक है, आप उसको रूम से बाहर लेके आ जाओ धूप में, उसका एक्यूरेसी चेंज हो जाएगा। आप इसको AC के कमरे में लेके चले जाओ, उसका एक्यूरेसी चेंज हो जाएगा। आप उसको रूम टेम्परेचर पे लेके चले जाओ, एक्यूरेसी चेंज हो जाएगा। 3 माइक्रोन की एक्यूरेसी कोई चेक करके नहीं बता पाएगा कि यहाँ से कम है, खासकर इस टाइप की प्रोफाइल पे। सही कह रहा हूँ ना मैं? सही बात। देखो अब तो ये हमारा फिनिश हो गया, इसमें मैंने स्टॉक वगैरह सारा कुछ 0 कर दिया। अब हमारा पूरा खेल बचता है इधर। अब इसको मुझे फिनिशिंग करना है, सेमी करना है। अभी देखो केवल जस्ट मैंने 20 के कटर से रब किया था। अब हम आ जाते हैं इस पे। मालूम एक अभी कुछ दिन पहले, अब देखो इस पे हमने क्या किया था, केवल सेमी फिनिश किया था। अब इसमें मैं रब किया था, तब इसमें स्टॉक मैंने कितना रखा था, स्टॉक आप यहाँ से भी देख सकते हो। कटर हमारा 20 का डाया है, उसमें रेडियस है 1 का, और रेडियल एक्सियल हमने 0.2 का स्टॉक रखा था, और टॉलरेंस रखा था 0.2, और यूनिट हमारा चल रहा है mm। तो यहाँ से भी पूरा डिटेल देख सकते हो। अब हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब हम इसमें एक टूल पाथ चलाते हैं सेमी फिनिश का। अब कांस्टेंट जेट को चलाएंगे नहीं, क्योंकि कांस्टेंट जेट में ना बड़े बड़े पासेस हो जाएंगे। अब इसमें एक ऑप्टिमाइज का टूल पाथ चलाएंगे, लेकिन बड़े कट दूंगा सेमी फिनिश के पर्पज से। और कटर हमारा रहेगा, कोई बड़ा कटर रहेगा, 8 का बॉल या 10 का बॉल कटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें कोई भी टिप रेडियस कटर इसको अच्छे से बना नहीं पाएगा, खासकर इधर तो आ भी नहीं पाएगा वो। तो हम जाएंगे बाउंड्री यही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होम टैब में जाएंगे, ऑप्टिमाइज का टूल पाथ लेंगे, और मैं 10 का बॉल कटर दे देता हूँ। mm 10 का बॉल नोज, 10 नंबर पॉकेट, 4 फ्लूट,
कटर डिफाइन लिमिट में टूल को इनसाइड रखेंगे क्योंकि इस बाउंड्री के इनसाइड हम चलाएंगे टूल को। अभी मैं क्या कर देता हूँ, फिनिशिंग के पर्पज से 0.1 रखता हूँ, रेडियल एक्सियल दोनों। 0.15 का स्टेप ओवर देंगे और कटिंग डायरेक्शन ये नहीं रखूँगा, टूल पाथ को कैलकुलेट करूँगा। स्टेप ओवर और बड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। देखो और बड़ा करता हूँ मैं, कितने का दिया 0.3 के चक्का चलेगा, मैं फिनिशिंग भी हिसाब से दे दिया। अब देखो जरा इस पे, अब इसमें देखो ये टूल पाथ एक पास देखो कहाँ से, एक पास यहाँ ख़त्म हुआ, फिर टूल उठा इधर आ गया, फिर इधर उठा और इधर आ गया। अभी इन सबको हमें चाहिए कि ये ज़्यादा उठे ना, तो क्लोज ऑफसेट को ऑन कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो ये जो बार बार जो उठ रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, हो सकेगा पॉसिबिलिटी अगर होगी तो मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। देखो बहुत हद तक मर्ज हो गए, इधर वाला गायब, इधर वाला गायब, इधर वाला गायब, इधर का गायब, केवल ये एक इधर बचा और एक इधर बचा। मतलब टूल पाथ अगर छोटे छोटे टुकड़ों में है और अलग अलग फॉर्म में है, तो आप अगर क्लोज ऑफसेट ऑन कर देते हो तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। तो क्लोज ऑफसेट कोई पूछ रहा था, आपका ये डाउट इधर क्लियर हुआ? जी सर। अब सेंटर लाइन क्या होती है, देखो ये टूल पाथ क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से ऐसे जाके ऐसे आया ऐसे लौट गया, ऐसे आया ऐसे लौट गया, बराबर। तो हो सकेगा कि यहाँ पे मटेरियल रिमूव ना हो पाए, ठीक है। तो अगर आप चाहो कि जहाँ पे टूल पाथ का, जहाँ से रिटर्निंग हो रहा है, जहाँ से टूल पाथ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वहाँ पे एक सेंटर लाइन जनरेट हो जाए, तो आपको इस सेंटर लाइन पे क्लिक करके टूल पाथ को रिकैलकुलेट कर देना है। तो कोई सेंटर पे एक लाइन जनरेट की है इसने, दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। तो सेंटर लाइन का मतलब ये होता है। अभी ये सेमी फिनिश हो गया, अब अभी 0.1 स्टॉक है। अब मैं जब फिनिश करूंगा छोटे बॉल कटर से, तो मैं क्या करूंगा, इन सरफेस को एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये हमने दे दिया प्रोफाइल का, हमारा हो गया सेमी फिनिश। प्रोफाइल को मैं शॉर्टकट में रख देता हूँ, ठीक। अब हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, ये बाउंड्री भी डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये सरफेस, ये सरफेस, ये इन सरफेस को कॉपी करूँगा और हम आ जाएंगे पावर शेप में। ये पहले का था, इसको डिलीट कर देता हूँ और अभी पेस्ट कर देता हूँ। ये सरफेस को सिलेक्ट करके सरफेस टाइप में एक्सटेंड, और ज़्यादा नहीं करेंगे, 2-3 mm, 1 mm 2 mm भी कर देंगे तो चलेगा। 2 mm भी किया, प्रीव्यू चेक किया, ओके। ये देखो इस तरीके का ऊपर भाग आया। अब टूल पाथ को क्या करेगा, यहाँ से उठा देगा सरफेस। ये ऑप्शन यूज करके देख लो, इसमें भी देखो सही हुआ कि नहीं हुआ, हो गया देखो, ठीक है। अप्लाई करेंगे, अगेन वही उसी कमांड को एक्टिवेट करेंगे, सेम रखेंगे, अप्लाई, फिर से अप्लाई। अभी देखो टुकड़े टुकड़े में आ रहा है, आप अगर चाहो तो टुकड़े टुकड़े गैंग को हटा सकते हो। आप क्या करो, ये सबका एक पैटर्न क्रिएट कर दो। देखो इधर ही पैटर्न बना दो, टूल पाथ एडिट में जाके इधर कंपोजिट का ऑप्शन दिख रहा है, वायर फ्रेम में आना है, एडिट में नहीं आना, वायर फ्रेम में आना है, और यहाँ पे आपको कंपोजिट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये एज चाहिए, फॉरवर्ड कर देंगे, ओके। अब क्या करो, सरफेस टैब में आके इसको
एक्सट्रूड कर दो। ऊपर की ओर आ रहा है, कोई बात नहीं। अब अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करके हम इसको 90 डिग्री डालें तो 90 डिग्री नहीं लेगा ये लेंथ हो गई। यहाँ पे अगर एंगल डालें तो 90 नहीं लेगा, क्योंकि 90 ड्राफ्ट एंगल नहीं है। अब क्या करें हम? कुछ नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। पैटर्न भी डिलीट हो गया, पैटर्न फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। जब ये भी कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा तो फिर से पावर मिल में चलेंगे, वहाँ तीसरा जुगाड़ लगाएंगे, सरफेस टैब में आएंगे और अभी क्या करो, इसमें डाल दो ड्राफ्ट, प्रीव्यू चेक करो, मुझे चाहिए 2 mm, ओके, सरफेस ओके, अप्लाई, काम कर गया। अभी इसी सरफेस को राइट क्लिक करो और कॉपी कर लो और पावर मिल में आके पेस्ट कर दो। मेरे माउस का यार रोलर चला गया। चलो देखो काम चल जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, हम इसका बाउंड्री बना लेते हैं, क्रिएट बाउंड्री और कॉन्टेक्ट पॉइंट लेंगे। अब देखो बाउंड्री बनाने का एक दूसरा और तरीका, अभी तक हम बाउंड्री से बाउंड्री बनाए, पैटर्न से बनाए, अभी हमारा टूल पाथ बाकी रह गया, मॉडल से मैंने बनाए। अभी चाहे स्केच पे क्लिक करो चाहे कंपोजिट पे क्लिक करो, पहुँचोगे वहीं पे, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको कंपोज कर देता हूँ, ओके एक्सेप्ट। कोई डाउट तो बताना। अब इसमें हम चलाएंगे ऐसा टूल पाथ जो इसको इसमें क्या करे, ज़्यादा प्लंजिंग ना करे। तो हमारे पास जो कम प्लंजिंग करने वाला टूल पाथ है वो हमारे पास है 3D ऑफसेट फिनिशिंग, ओके। अभी केवल ये रेडियस चेक कर लो कि 10 के बॉल के कटर से जितने का रेडियस, जिस कटर से ये रेडियस बन जाए, बस उसी से थोड़ा सा छोटा टूल सिलेक्शन कर लेना है मुझे। ये रेडियस 5 का है तो 10 का बॉल चलाएंगे तो बन जाएगा, बट फिनिश नहीं आएगा, तो इसलिए हम 8 का बॉल डाल देते हैं इसमें। ब्लॉक कैलकुलेटेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 mm प्लस में पड़ा है। टूल में 8 का बॉल दे देता हूँ इसको, अब ये क्या है, आउटसाइड इन, बाहर से अंदर की ओर, मतलब ऐसे बाहर से करते करते यहाँ से ऐसे ऊपर उठेगा तो फिनिशिंग सब बेकार कर देगा। इनसाइड टू आउट करा देता हूँ इसको मैं, इनसाइड आउट बाहर को करा देता हूँ। और जो हमारा टॉलरेंस है 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन, मैं 0.1 डाल देता हूँ। स्टॉक 0 रहेगा, रेडियल एक्सियल, और 0.2 का स्टेप अप। 0.2 बहुत हो गया, 0.15 से 0.2 और कैलकुलेट। क्लोज, राइट क्लिक, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। टूल का मूवमेंट चेक करना ही करना है, ले ठीक है। अंदर से बाहर की ओर मशीनिंग कर रहा है, हमें वही चाहिए था। और ये टूल हमारा देखो मशीनिंग करते 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 ये आ जाएगा हमारा टूल बाहर। ये देखो ये रेडियस से बाहर हो गया, तो इस केस में यहाँ पे हमारा शार्पेट बन जाएगा। इतने में कुछ डाउट?
सर वो एक्सटेंड कैसे किया एक बार और थोड़ा बता देते सर पावर शेप में। ठीक है, देखो एक्सटेंड करने का एक तरीका नहीं, जो तरीका बताया वही वही रिपीट देख लो, फिर किसी दूसरे लेक्चर में दूसरा दूसरा मेथड देखेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया था, ये मैं जो पैच लाया हूँ ये भी डिलीट कर देता हूँ। मैं ये सरफेस कॉपी कर लिया, पावर शेप में आके मैंने पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक पेस्ट। अब जब मैं इन सरफेस को एक्सटेंड कर रहा था तो छोटे छोटे टुकड़ों में थी, तो बहुत सारी सरफेस मुझे एक्सटेंड करना पड़ता, तो ताकि जल्दी हो जाए तो मैंने क्या किया, एक साथ हो जाए और जल्दी हो जाए, तो मैं गया वायर फ्रेम में और कंपोजिट कर पे मैंने क्या किया, इसका आउटर वायर फ्रेम क्रिएट किया और स्टॉप कट। अब देखो एक वायर फ्रेम क्रिएट है, ये देखो ये जो है हमारा एक वायर फ्रेम क्रिएट किया है। अब इस वायर फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, सरफेस टैब में आके एक्सटेंड सरफेस इंटरनल, और ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे, 2 mm 3 mm जो भी आपको चाहिए, 2-3 mm वो क्लिक कर लो, प्रीव्यू अप्लाई। अब देखो सरफेस इंटरनल मैंने क्यों किया, क्योंकि जैसा हमारा जिस शेप में सरफेस होगा उसी शेप में क्या करेगा, एक्सटेंड कर लेगा। मैंने कर्व का नॉर्मल नहीं दिया, कर्व के नॉर्मल मैंने नहीं दिया, मैंने सरफेस के नॉर्मल दिया। देखो अप्लाई। अगर सरफेस के इंटरनल पे हमारा ये एक्सटेंड नहीं होता तो भी कर्व नॉर्मल करते, क्योंकि कर्व भी हमने सरफेस से ही बनाया, तो चाहे कर्व नॉर्मल यूज कर दो, कर्व नॉर्मल यूज कर दो या सरफेस यूज कर दो, दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि मैंने जो कर्व बनाया वो सरफेस से बनाया है, बस सिंपल सा फंडा। इसी जो एक्सटेंडेड सरफेस है उसको सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट की प्रेस करके राइट क्लिक करके उसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और पावर शेप में आके चाहो तो मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, या यहाँ मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट न्यू मॉडल कर दो, दोनों सेम चीज़ है। अभी क्लियर हुआ? जी सर, ओके। आज इसका प्रैक्टिस कर लो।